श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम विविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे योग की। जी हाँ, योग जिसे पूरी दुनिया में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति कहें या व्यायाम शैली कहें, इस रूप में अपनाया जा रहा है और इसका जनक है हमारा देश भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2014 दिसंबर में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 2015 से ये हर साल मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारा विषय है, क्या योग से रोगों का निदान हो सकता है। इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमने योग प्रशिक्षक आशीर्वाद गुप्ता जी को आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे श्रोता जानते हैं लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे कि योग है क्या। योग जो शब्द है, देखिए, जो जानते हैं उनके लिए भी और ना जानने वाले उन लोगों के लिए, योग जो शब्द है वो संस्कृत के युज शब्द से बनकर निकलता है जिसका सरल और शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, यानी कि मिलाना, अटैच करना, ज्वाइन करना। यानी कि अगर हम किसी चीज से जुड़ते हैं जी, तो उस चीज पद्धति से या उस चिकित्सा से जुड़ने से हमारे अधिक से अधिक हम अपने रोगों का निवारण कर पाते हैं। दूसरा शब्दों में अगर हम योग की परिभाषा को अगर देखते हैं तो वह पद्धति, वह तरकीब, वह तरीका जिसके द्वारा मन को शांति प्रदान कर सकते हैं उसे हम योग कहते हैं। दूसरे शब्द अगर और शब्दों में अगर हम अब आगे और बढ़ते जाएं तो योग का सरल भाषा में यह है कि योग एक राह है जिस पर चलकर एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक आदि विकास कर सकता है। यानी कि एक चिकित्सा से संपूर्ण जो एक इंडिविजुअल के, एक मनुष्य के, जैसे हम और आपके या कोई एक चिकित्सा पद्धति अगर आप इतनी विविधताओं के साथ देख सकते हैं या आयामों के साथ देख सकते हैं, वो ये केवल योग ही है और कोई नहीं है। बिल्कुल। तो केवल योग के सहारे अगर हम बात करें तो किन किन रोगों का, वैसे तो अगर देखा जाए, कहा जाए तो लगभग सभी रोगों का निदान संभव है योग जरिए। तो सबसे पहले आप किस रोग के बारे में बताना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो हम आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी से पीड़ित रहते हैं जी, और डायबिटीज जैसी परेशानी से, जो बीमारियां हम ये आगे पहले देखा करते थे कि उम्र दराज लोगों को मिलती थी, 60-65 के उम्र के हो जाते थे, उसके बाद उनको ग्रस्त करती थी। बट ये आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको में भी होने लगी हैं। तो इस विषय में जैसे डायबिटीज जैसे ले लीजिए, शुगर की प्रॉब्लम ले लीजिए, तो वो सबसे पहली चीज क्या है, इसमें बच्चे लोग या जो भी है वो एक तो अव्यवस्थित रूप का खान पान, जो मतलब जो मिल गया वो खा लिया, जो मतलब समय का कोई उसमें बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, वो चीज होती है। उठने का तरीका गलत, सोने का लेट समय, तक सोते हैं और लेट जगते हैं, देर में खाने में कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी सब पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक और ये जो चाउमीन है, बर्गर है, ये सब जो चीजें हैं, ये सब इन जो फैटी एसिड ये सब पहुंचा रहा है शरीर को, नुकसान दे रहा है। बिल्कुल। ठीक है, उससे क्या है, ये सब चीजें फिर दिन भर क्या होता है, कंप्यूटर पे बैठे रहे हैं। उससे क्या है भाई, शरीर की एक काम करने की सीमा होती है। बिल्कुल। शरीर एक समय होता है, उस समय तक काम करता है। उसके बाद क्या होता है, शरीर एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि थकना शुरू हो जाता है। और जब थकना शुरू हो जाता है तो वो बीमारी और अपने अंदर लेने लगता है। उस चीज को हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आजकल, यही चीज को ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इस सबसे मुख्य जो हमने बात करी कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये हमने देखा ये कॉमन हो चुका। जी, लेकिन योगा से कैसे निदान संभव, कौन से आसन हैं जो जिनसे ये ठीक हो? जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आप कर सकते हैं। प्राणायाम में आता है ओम की ध्वनि है, उसका जाप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का जाप कर सकते हैं आप। भ्रामरी प्राणायाम 2 प्रकार से होता है, एक आप आंखों पर हाथ रखकर और बिना आंखों पर हाथों को रखकर किया जा सकते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर के लिए ये ओम ध्वनि का जो मैंने आपको बताया वो, साथ ही कपालभाति क्रिया का भी कुछ हद तक आप
प्रयास करके, अभ्यास करके ये कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे डायबिटीज के लिए लिया है ना, तो डायबिटीज में पादहस्त आसन एक आता है। अच्छा। उसमें आप पादहस्त आसन करके, अब इसमें थोड़ा समय, तो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, तो थोड़ा तो उनको समय निकालना पड़ेगा। पादहस्त आसन है, वो किया जा सकता है। मंडूक आसन है, घुटनों के बल बैठकर, तो उनको पेट पे हाथ रखकर दबाना है पेट पर, जिससे पैनक्रियास सिक्रेशन होता है, इंसुलिन का रिसाव होता है और डायबिटीज जो है कंट्रोल में आती है। ये कई कुछ एक आध और आसन है, जैसे आप पेट के बल लेटकर उष्ट आसन, ये सब जो है वो कर सकते हैं, जिनसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। कई सारे जो उम्रदराज लोग हैं, बच्चों में तो कम पाया जाता है, ज्यादातर उम्रदराज लोग या मोटापे का शिकार हो जाते हैं, और मोटापा सभी रोगों का एक तरह से जड़ है। बिल्कुल, वो गठिया भी करेगा, है ना, और मधुमेह और रक्तचाप के अलावा और भी कई सारे, थायराइड है, तो जैसे थायराइड के कुछ पेशेंट्स हैं, उनके लिए कौन सा आसन? थायराइड के लिए देखिए, थायराइड के लिए सबसे पहले आप घुटनों के, जब वज्रासन में बैठते हैं, एक आती है उसमें डॉग ब्रीदिंग। अच्छा। जीभ को बाहर निकालिएगा और मुंह से ही सांस भर के मुंह से ही छोड़िए। तरीका बता रहा हूं मैं आपको इसमें, क्योंकि दिखा नहीं सकते हम इस चीज को। तो ये आपके थायराइड जो ग्रंथियां होती हैं वो दोनों गले में होती हैं। जब रिसाव पे आ जाती हैं तो एक हाइपर थायराइड होता है, एक हाइपोथायराइड होता है। तो उन्हीं इसी उसके, तो डॉग ब्रीदिंग के अभ्यास करने से एक आप इससे कास कर सकते हैं। दूसरा भुजंग आसन का अभ्यास, जो पेट के बल लेटकर किया जा सकता है, वो आपके थायराइड प्रॉब्लम में आपका एक फायदा देता है आपको। साथ ही उष्ट आसन, वो भी आपको थायराइड प्रॉब्लम में लाभ देगा। और एक धनुरासन, पेट के बल लेटकर ही जैसे धनुष बनता है ना, उस प्रकार की आकृति बनाकर ये आप थायराइड प्रॉब्लम में लाभ ले सकते हैं। जी। और अब बात करें अगर ये जो गठिया, मोटापे का जो कई सारे जो रोग हो जाते हैं मोटापे की वजह से, तो गठिया भी हो जाता है। हाँ, घुटने में दर्द होता है, चलने में मुश्किल होती है। गठिया जो है मेनली जैसे गांठें होती हैं हमारे शरीर में, जैसे हाथ की है, अपने कलाइयां हैं, कोहनी है, घुटने हैं, उनका मूवमेंट्स करते रहा करें। जिनको भी अगर गठिया की प्रॉब्लम, मेरे श्रोतागण अगर सुन रहे हैं मुझे, तो गठियों की प्रॉब्लम वाले, अर्थराइटिस जिन्हें हम कहते हैं, उसके लिए आप सबसे अच्छा इलाज जो है वो है मूवमेंट्स, जॉइंट का मूवमेंट्स, जोड़ों का मूवमेंट्स सबसे जरूरी है, जितना जरूरी हो सके। उसके लिए देखिए, सबसे मुख्य जो मैंने ये आसन आपको बताए डायबिटीज के लिए और इसके लिए, उनमें आपको पालन करना पड़ेगा कि भाई सुबह करना है, दोपहर को नहीं करना है, शाम को भोजन कितने समय पहले ले लेना है। बिल्कुल, इनका बहुत फैक्टर, इनका बहुत मेन रोल होता है भोजन और अभ्यास में। परंतु जो ये आपका वो है योग, जॉइंट मूवमेंट्स, ये तो कभी भी कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं। आप सुबह कर लीजिए, दोपहर कर लीजिए, शाम को कर लीजिए अपना। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है दिशा निर्देश की आवश्यकता कि आप भोजन करा हो, भोजन नहीं करा हो, वो ऐसा कुछ इसमें नहीं। बैठे हैं, लेटे हैं, कभी भी वो अपना वो बिस्तर पे बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, बेड पे बैठ के कर लीजिए, जमीन पे बैठना है, जमीन पे बैठ के कर लीजिए, कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए, ऑफिस में बैठे, ऑफिस में बैठ के कर लीजिए। तो इससे जो है ये गठिया रोग जो है काफी हद तक, क्योंकि काफी हद तक नहीं, मैं दावा देता हूं 95 से 99% इसी गठिया रोग को आप जॉइंट मूवमेंट से दूर कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात आती है, आजकल जो है शारीरिक श्रम कम हो गया है लोगों का, ज्यादातर कंप्यूटर पे बैठ के काम भी करते हैं, तो उसकी वजह से पीठ दर्द बहुत लोगों की समस्या हो जाती है। तो इसके लिए कौन सा आसन ठीक रहेगा? इसके लिए देखिए, वैसे तो अगर समय जिसके पास होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, गर्दन और हाथों के जो मूवमेंट्स होते हैं, जो हम घुमाते हैं, उन्हीं से ये आपका गठिया, पीठ का भी दर्द जो है, वो भी आपको इससे निवारण मिल जाएगा। उसके अलावा आप पेट के बल, जब आप मकर आसन की स्थिति में लेटते हैं, वो सर्प आसन जो है सबसे अहम है इसमें, और बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। सर्प आसन, जो सर्प के समान डोलना होता है, जैसे सर्प डोलता है, उस प्रकार का अभ्यास वो, और भुजंग आसन, ये दो अभ्यास ऐसे हैं जो कि पीठ दर्द में अत्यंत ही लाभकारी हैं। ये अगर आप, ये जो श्रोतागण मेरे सुन रहे हो, ये करें, उनसे बहुत उनको लाभ मिलेगा। जी। पीठ मतलब अगर गर्दन से लेके 20 फीट तक हो, या कमर के लिए भी भुजंग आसन? वही। अच्छा। और हाथों का मूवमेंट और गर्दन का मूवमेंट तो जो है बहुत अहम है। जी। वो कर लेंगे तो मतलब आप समझिए 90% दर्द समाप्त। जी। और इसके जो है
मानसिक अशांति में बहुत सारे लोग, टेंशन बहुत आजकल हर कोई कहता है बहुत टेंशन है यार, बहुत टेंशन है, तो इसके लिए क्या किया जाए? भ्रामरी प्राणायाम जो आपको मैंने बताया, ओम का जाप बताया, ओम का जाप के लिए कहते हैं कि ओम का जाप अगर आपने ओम का ही जाप अगर करते हैं, कुछ और नहीं करने के, जैसे मतलब होते हैं बहुत से लोग जो निष्क्रिय बिल्कुल मतलब कहने का मतलब बिस्तर पे बेड रिडन हो जाते हैं, कहने का पेट बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया, तो मगर ओम के जाप में ही इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि उसी का जाप करके कि आप अपने शरीर को भी और मन को भी बिल्कुल स्वस्थ कर सकते, इतनी पावर है उसमें, इतनी ताकत है ओम के जाप में ही, क्योंकि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो ओम ही से बना है, ओम है और ओम ही में समा जाना है, जी। ओम में है पूरा ब्रह्मांड। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम जो भंवरे के समान जो गुंजन होता है, जैसे मैं अब आवाज करके बता सकता हूं, जैसे ये जो भंवरे का समान गुंजन है, ये भी आपके मानसिक जो तनाव है उसको दूर करने के लिए, आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, गले की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए, कान के विकारों को दूर करने के लिए अत्यंत ही लाभकारी अभ्यास है। जैसे माइग्रेन इत्यादि, जी, माइग्रेन वगैरह, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हमारे मस्तिष्क के जो होते तो एक्टिव स्थिति में है, बट उनकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, मतलब काम करने लायक नहीं बनते हो, तो इनको हम आप जागृत कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से। अच्छा, और जैसे एलर्जी भी आती है, कुछ लोगों को एलर्जी है, सर्दी जुकाम अक्सर होता रहता है, तो उनके लिए आप कपालभाति क्रिया बहुत ही लाभकारी है। अच्छा जी, बहुत से लोग ये समझते हैं कि कपालभाति एक प्राणायाम है, परंतु कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक क्रिया है। क्रिया क्या होती है? जो कर्म करते हैं हम, क्रिया उसे कहते हैं, मतलब एक एक्शन फॉर्मेशन हो रही है, एक्शन है जी, उसे कहते हैं क्रिया। जी। अब इसमें क्या होता है, कपालभाति में जब हम एक बार नाक से सांस को भर लेते हैं, उस सांस को हम टुकड़ों में कई बार छोड़ते हैं। एक होता है तरीका, सांस को भर लिया और छोड़ दिया, इसे कहते हैं पूरक एवं रेचक क्रिया। बिल्कुल ठीक है। अब जब सांस को हमने एक बार भरा और टुकड़ों में छोड़ रहे हैं, वो स्थिति को कहते हैं कपालभाति क्रिया, जिसमें स्ट्रोक्स छोड़े जाते हैं सांस के कई बार। अब जिसकी क्षमता है जितनी होती है 30 बार 40 बार वो अपने हिसाब से कर लेता है। बिल्कुल। ये मगर उससे एलर्जी, जो आप बता रहे थे एलर्जी की जो उसको प्रॉब्लम है, वो एलर्जी और कई और बीमारियां, जैसे बहुत से होते हैं नाक में म्यूकस जमा हो जाता है, मल, वो सब साफ करने में, और गांठें बन जाती हैं शरीर में जगह जगह, वो सब इससे आप कपालभाति क्रिया के नियमित अभ्यास से दूर कर। और जैसा हमने चर्चा की, जो इन सभी रोगों की जड़ है मोटापा, जी, उसके लिए क्या किया है? उसके लिए आप कपालभाति तो कर सकते हैं। कपालभाति बहुत मतलब गुणकारी अभ्यास है। अच्छा। बट उसका तरीका सही होना चाहिए। आप अभ्यास जब भी करें योग का, वो एक ट्रेंड प्रशिक्षक के अंडर में ही आके उससे सलाह लेकर, मशवरा लेकर तभी करें। तो मोटापा भी आप कपालभाति क्रिया के नियमित अभ्यास से दूर कर पाएंगे। अच्छा। साथ ही इसमें एक और आसन आता है पश्चिमोत्तानासन, जो समस्त आसनों का राजा कहलाता है। अच्छा। 84 लाख आसन है कुल, कि इस योग के जरिए हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन जो मैं बात कर रहा था, 84 लाख आसनों का राजा है। उसके अभ्यास से भी पेट पर जो दबाव पड़ता है, उससे आप पेट के तमाम रोगों का और मोटापे जैसी रोगों का निवारण कर। हाँ, पेट के भी रोग, जैसे मोटापे में कई बार जो है लोग पेट में वायु भरी, वायु होती है, कोलाइटिस होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उस जैसी प्रॉब्लम्स को भी आप दूर कर। कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए भी कोई योग है? वो योग तो उसमें एक्चुअली होता है, कुछ आइज के मूवमेंट्स होते हैं। अब जैसे उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा, इसमें भी आप जब करें तो इसके लिए भी कोई ऐसा दिशा निर्देश आवश्यकता नहीं है, ये भी आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। तो जैसे अपना खाली बैठे हुए हैं, तो अपना आंखें कोई जो बॉल्स हैं, आई बॉल्स जिन्हें हम काले गोले जो कहते हैं, आंखों के बीच में जो होते हैं पुतलियां होती हैं, उनको आप गोल गोल घुमाइए, फिर विपरीत दिशा में घुमाइए, ऊपर नीचे देखिए, है ना, दाएं बाएं देखिए। हम अपनी आंखों की जो स्वस्थता है, आंखों की विकार हैं, आंखों की परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उन्हें दूर कर स्वस्थ बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो योगा को अपनी नियमित जीवन शैली में
अपनाइए, तभी जो रोग होंगे ही नहीं, रोगों को निदान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे योग प्रशिक्षक, योगाचार्य आशीर्वाद गुप्ता जी हमें बता रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी श्रोता, जैसा कि उन्होंने कई सारे आसन भी बताए कि इनसे तमाम रोगों का निदान हो सकता है, उससे लाभान्वित होंगे। आशीर्वाद गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।